नमस्कार विरांची जी, आपको पॉडकास्ट में स्वागत है। आज का पॉडकास्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी की है, जिसके गौरव नेपाल को प्राप्त है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के लिए सगरमाथा है, यानी कि फोरहेड ऑफ द स्काई। एवरेस्ट की कहानी सिर्फ ऊंचाई की नहीं, बल्कि इंसान के जुनून, साहस और अहंकार की भी है। क्या आप बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट को मानव स्वभाव का आईना क्यों कहा जाता है? नमस्कार विकास जी, आज की जो एपिसोड आप चुना है बहुत सुंदर है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर, माउंट एवरेस्ट को रूफ ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, यानी कि पूरे विश्व की छत कहा जाता है। तो देखिए, एवरेस्ट की कहानी मानव स्वभाव की कहानी कह सकते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और खाली नेपाल और भारत से इसका नाता नहीं है, पूरे विश्व से लोग माउंट एवरेस्ट की उस चोटी को छूने के लिए आते हैं। उस चोटी को छूने का उनका सपना होता है, और इस सपने को पाने की रास्ते में कई लोगों की जानें भी चली जाती है। जुनून, साहस, अहंकार, वफादारी और सीमाओं को तोड़ने की भयंकर सुंदरता है माउंट एवरेस्ट। जॉर्ज मेलोरी की काव्यात्मक क्योंकि वो वहां है, बिकॉज ही इज देयर से लेकर राब हॉल की अपनी पत्नी को आखिरी फोन कॉल तक, और निर्मल पुरजा की वो वायरल फोटोग्राफ जिसमें सैकड़ों लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कतार में खड़े थे। यह पर्वत अपने पास आने वालों से कई सारी चीजों की उम्मीद रखता है, जैसे जुनून, साहस, अहंकार, वफादारी और सीमाओं को तोड़ने की भयंकर साहस। ये माउंट एवरेस्ट इसके चढ़ने वालों से ये सब की मांग करता है। एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लाशें आज भी पड़ी है, और लोग उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुकी है। एवरेस्ट पर चढ़ाई को इतना खतरनाक क्या बनाता है, और लोग फिर भी क्यों जाते हैं? अभी तक अनुमानित 340 लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में मारे गए हैं, जिनमें से 200 से अधिक के सब डेड बॉडी अभी भी वहां पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें वापस लाना उतना ही खतरनाक है जितना उनकी चढ़ाई थी। दुनिया में अब तक 14 माउंटेन पीक है विकास जी, जो समुद्र तल यानी कि मेन सी लेवल से 8000 या इससे ज्यादा ऊंचाई पर है। इन्हें 8000ers यानी कि 8000 भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट एंड ऑल दोज माउंटेन पीक्स मोर देन 8000 आर नोन एज 8000, दैट मीन्स 8000ers। तो इसको अगर देखिए, ये 14 8000 है, ये कौन कौन है? सबसे जो टॉप में आता है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। इट इज ऑफ 8848 मीटर, 8848 मीटर, यानी कि समुद्र तल से आप मान के चलिए 8 किलोमीटर से ज्यादा। दूसरे नंबर पे K2 आता है, जिसका हाइट है 8611 मीटर। थर्ड में कांचनजंगा, वो आता है 8586 मीटर। और एक है लोत्से ऑफ 8516 मीटर, मकालू 8485 मीटर, चोओयू 8188 मीटर, धौलागिरी 8167 मीटर। और जो धौलागिरी एक ऐसा माउंटेन पीक है हिमालयन रेंज में, जो कि विच इज विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए सिंगल कंट्री। नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जिसके बाउंड्री के अंदर धौलागिरी माउंटेन है, विच इज वन ऑफ द 8000ers। उसके बाद आता है 8163 मीटर का मनासलू। फिर आता है नंगा पर्वत 8125 मीटर का, अन्नपूर्णा 8091 मीटर का, ब्रॉड पीक 8051 मीटर का। उसके बाद आता है गासर ब्रह्म 1, जिसका हाइट है 8080 मीटर। और ये गासर ब्रह्म जो 8000 है, ये पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान डिस्ट्रिक्ट और चाइना का जो सिंजियान स्टेट है उनके बॉर्डर पे है। उसके बाद आता है गार्सर ब्रह्म 2, उसका हाइट है 8034 मीटर। ये भी सेम गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान और सिंजियान स्टेट चाइना के बीच में आता है। और जो आखिरी है 8000 यानी कि 8000, वो है सिसपांगमा। सिसपांगमा का हाइट है 8027 मीटर, 8027 मीटर। और ये जो है माउंटेन पीक एंटायरली तिब्बत में है। जैसे कि मैंने कहा था, धौलागिरी
जो है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए सिंगल कंट्री नेपाल के अंदर है, वैसे शिशुपांगमा एंटायरली तिब्बत के अंदर है। ये जो 8,000 है, मतलब 8,000 माउंटेन पिक्स इन द वर्ल्ड, इनके हाइट, जिनकी हाइट 8,000 से ज्यादा मीटर का है, यही सब चढ़ने के लिए लोगों में जुनून होता है। पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ सफलता पाते हैं, कुछ अपनी जान गंवा देते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये कहानी है एक नाम की। एक समय इस महान पर्वत को सिर्फ पीक 15 कहा जाता था। माउंट एवरेस्ट का नामकरण कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, अगर एवरेस्ट की नाम कैसे पड़ा, माउंट एवरेस्ट की, इसके बारे में बात करेंगे तो इस पर्वत को, माउंट एवरेस्ट को, अभी माउंट एवरेस्ट को छोड़ दीजिए, आप इसको ऐसे कल्पना करिए कि वो एक पर्वत है। इस पर्वत को शुरुआत में अंग्रेजों ने बस पिक 15 यानी कि चोटी नंबर 15 कहा था। ये महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण, उस टाइम इंडिया में एक सर्वे हुआ था, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस दौरान ये इसका नाम दिया गया था पिक 15। कोई भावना नहीं जुड़ा हुआ था इससे, कोई महिमा नहीं, बस एक नंबर। नेपाली इसे सागर माथा यानी कि आकाश का माथा, फोरहेड ऑफ द स्काई कहते हैं, और तिब्बत के लोग इसे चोमलुंगमा यानी कि विश्व की माता, मदर गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। 1830 के दशक से भारत में ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे चल रहा था। इस विशाल प्रोजेक्ट का उद्देश्य था पहाड़ की ऊंचाई नापना, नदियों का दिशा गहराई नापना और मैदानों की सीमाएं नापना। इस सर्वे के चीफ थे जॉर्ज एवरेस्ट, जो 1830 से लेकर 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे। हालांकि उन्होंने स्वयं इस पर्वत को कभी नहीं देखा और न ही नेपाल या तिब्बत के आसपास कभी गए। एक रोचक बात है, जिनके नाम से एवरेस्ट की नाम रखा गया है, वो कभी एवरेस्ट को नहीं देखे हैं, ना कि नेपाल या तिब्बत के आसपास कभी गए हैं। एंड्रयू स्कॉट वो जॉर्ज एवरेस्ट के बाद भारत के ब्रिटेन सर्वेयर जनरल बने। मतलब जॉर्ज एवरेस्ट के बाद एंड्रयू स्कॉट बनते हैं नेक्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। 1956 में उन्होंने इस पर्वत का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में ये नाम देने का प्रपोजल रखा। एक दिलचस्प विडंबना ये थी कि जॉर्ज एवरेस्ट स्वयं इस नाम से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि एवरेस्ट नाम को नेपाली, हिंदी या उर्दू में लिखना या बोलना कठिन है। वो चाहते थे कि पर्वत का कोई स्थानीय नाम रखा जाए, कोई लोकल नेम। लेकिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने 1865 में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली माउंट एवरेस्ट नाम को मंजूरी दे दी और ये माउंट एवरेस्ट से जाना जाने लगा। जब इंसान ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को चुनौती दी, उसे पता भी नहीं था कि वो किसे चुनौती दे रहा है। 1920 के दशक से ही इंसान ने माउंट एवरेस्ट को चुनौती देना शुरू कर दिया था। एवरेस्ट के पहली चढ़ाई में सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? देखिए विकास जी, अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कब से शुरू हुई, उसका चढ़ने का पीछे क्या भूमिका रही, इनकी अगर बात करेंगे तो 1890 के दशक में भारत पे पोस्टेड ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर फ्रांसिस यंग हस्बैंड और चार्ल्स ब्रूस ने माउंट एवरेस्ट अभियान की संभावना पर चर्चा शुरू की। ओनली अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग टू द हाईएस्ट पीक ऑफ द यूनिवर्स उन्होंने चर्चा शुरू की। दे स्टार्टेड ए टॉक ऑन अबाउट इट। उन्होंने 1900 में यानी कि 1900 के शुरुआती वर्षों से ही अनुमति लेने की कोशिश की। दे ट्राइड टू गेट परमिशन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बट ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस और ब्यूरोक्रेटिक डिफिकल्टीज ये कार्य वहीं पे ही रह गया, संभव नहीं हो सका। फिर शुरू होता है अन्वेषण का दौर। जो दौर शुरू होता है अन्वेषण का, वो 1921 में शुरू होती है। जो पहली टोही यात्रा, पहली चोटी की यात्रा शुरू होती है 1921 में। किसी यूरोपियों का एवरेस्ट के सबसे नजदीक आना लगभग 40 मील दूरी पर था। उस समय नेपाल विदेशियों के लिए बंद था। द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल वेर क्लोज फॉर फॉरेनर्स, इसलिए एकमात्र रास्ता था तिब्बत से। जॉर्ज मेलोरी और गाय ब्लूलाक 8 सदस्यों का एक दल इस क्षेत्र की खोज के लिए भेजा गया। जॉर्ज मेलोरी एवरेस्ट पर कदम रखने वाले पहले यूरोपियन बने।
मैलोरी और बुलाक लगभग 23,000 फीट ऊंचाई तक पहुंचे। मैलोरी के साथ एक दुखद घटना हुआ है जो कि आगे हम बात करेंगे। तो मैलोरी और बुलाक लगभग 23,000 फीट ऊंचाई तक पहुंच गए थे और मैलोरी बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू टच माउंट एवरेस्ट। इसके बाद आता है ऑक्सीजन का पहला उपयोग और पहली मौत। माउंट एवरेस्ट में बहुत सारी दुखद घटनाएं भी हुई हैं, बहुत सफलताएं भी मिली। तो ऑक्सीजन का, बोटल्ड ऑक्सीजन का पहला यूज और जो फर्स्ट डेथ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ डेथ ये है 1992 में होता है। 1922 का अभियान बोतलबंद ऑक्सीजन का उपयोग करने वाला पहला अभियान था। जॉर्ज इंग्ले फिंच जो कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट और माउंटेनियर थे, एक पर्वतारोही थे, वो 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ने वाले पहले दर्ज इंसान बने। फर्स्ट रिकॉर्डेड मैन टू क्लाइंब अप टू 8,000 मीटर। एवरेस्ट पर पहली डेथ ऊंचाई से नहीं बल्कि एवलेंच यानी कि हिमस्खलन से हुई थी। एवरेस्ट पर चढ़ाई के प्रयास करते हुए 7 नेपाली कुलियों की जान गई। देखिए 1934 में फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्रयास में एक रहस्यवादी व्यक्ति यानी कि मिस्टिक मॉरिस विल्सन, ब्रिटिश सैनिक भी थे, वॉज ए सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी, मिस्टिक और वैमानिक, वो 1934 में अकेले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास के लिए जाने जाते। विल्सन माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने इस विश्वास का प्रचार कर सके कि दुनिया की समस्याओं का समाधान फास्टिंग करना यानी कि उपवास रहना और भगवान में आस्था रखने से हो सकता है। He wanted to prove his feeling and it could be true also at times but may not be in his own case. उन्हें पहाड़ चढ़ने का या हवाई जहाज चलाने का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने ब्रिटेन से भारत तक उड़ान भरने में सफलता प्राप्त की। मुझे तो लगता है अनुभव रहा होगा, हो सकता है अच्छा अनुभव ना रहा हो। वो अपने जहाज को चला के भारत पहुंच गए और सीक्रेटली तिब्बत में प्रवेश किया। तिब्बत में क्यों प्रवेश किया? बिकॉज नेपाल वाज क्लोज टू द आउटसाइडर्स। और एवरेस्ट पर 6,920 मीटर यानी कि 22,703 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए। अपने इस प्रयास के दौरान विल्सन की मृत्यु हो गई और उनका शव 1935 में यानी कि 1 साल बाद पाया गया। 1935 में तेंजिंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट से पहली मुलाकात होती है। तेंजिंग नोर्गे यानी कि शेरपा तेंजिंग नेपाल की गौरव और नेपाल की गर्व कहा जाता है उन्हें, जिन्होंने कि एडमंड हिलरी के साथ 1953 में सक्सेसफुली फर्स्ट रूप के हिसाब से लैंडिंग किए थे। दे स्टूड ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इन 1953। उनकी मुलाकात जो शुरू होती है देखिए तेंजिंग नोर्गे की 1935 में। 1935 में ये चढ़ाई मायने रखता है क्योंकि यह तेंजिंग नोर्गे की एवरेस्ट से पहली मुलाकात थी, जिन्हें एक पोर्टर यानी कि कुली के रूप में लिया गया। Was a porter at that point of time. एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले पहले प्रमाणित व्यक्ति थे और उनकी मुलाकात 1935 में ही माउंट एवरेस्ट से हो गया था। 1924 दो लोग शिखर के लिए निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। मैलोरी और इरविन की कहानी को आप कैसे देखते हैं? क्या वो शिखर तक पहुंचे थे? देखिए विकास जी, एवरेस्ट चढ़ाई का एक किस्सा है जो कि आज तक रहस्यमय रहा है। द मिस्टीरियस एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट, वो होता है 1924। 1924 के ब्रिटिश अभियान का लक्ष्य एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई करना था। एडवर्ड नॉर्टन ने 8,572 मीटर का विश्व ऊंचाई रिकॉर्ड बनाया। 8 जून 1924 की सुबह जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकलते हैं। आगे की दुखद भरा कहानी आप सुनिए। 1924 की सुबह जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकले और दुखद बात यह है कि दोनों इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। मैलोरी का आखिरी शब्द एंड्रयू इरविन के लिए था, काम के लिए बेहतरीन मौसम है, चलो निकलते हैं। और यही जो उनका फैसला था, यही देखिए दोनों के लिए काल बन गया। उस दिन दोपहर को दोनों को नॉयल ऑडल ने रीज के पास 2 छोटे आकृति के जीव के रूप में देखा था। उनके साथ और एक एक्सपीडिशन में थे। उन्होंने दूर से उन्हें देखा था रीज के पास, जैसे छोटे जीव को हम जैसे आप जहाज में जा रहे हैं तो नीचे के चीजें जैसे छोटे छोटे दिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्राणियों के रूप में उन्होंने इन दोनों को देखा था।
और देखिए, आफ्टर 75 ईयर्स, 75 साल के बाद 1999 में मैलोरी और इरविन रिसर्च एक्सपेडिशन निकलता है इन लोगों को स्पॉट करने के लिए। अमेरिका के पर्वत आरोही और लेखक कॉनराड एंकर को मैलोरी का शव 8,156 मीटर यानी कि 26,760 फीट पर मिला। कब? आफ्टर 75 ईयर्स। अभी भी वो डेड बॉडी वही है जो कठोर परिस्थितियों में अच्छी तरह संरक्षित था। द बॉडी वॉज एंटायरली प्रिजर्व्ड। पर्वतारोहियों ने मैलोरी को दफनाया, जो वहां पहुंचे वहां पे उन्हें दफनाया। दे क्रीमेटेड हिम। उनके डेड बॉडी को पत्थरों से ढका और अंतिम संस्कार के लिए जो क्रिश्चियन रिलीजन में प्रार्थना होते हैं वो प्रार्थना की। अभी भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि मैलोरी और इरविन एवरेस्ट की चोटी पर शिखर पर पहुंचे थे या नहीं, क्योंकि मैलोरी अपनी पत्नी क्रिस्टियाना रूथ टर्नर की फोटो लेके गए थे और अपने बेटी को बताए थे कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचूंगा, ये मुकाम हासिल करूंगा, तो आपकी मम्मी की यानी कि मेरी डार्लिंग की फोटो को मैं एवरेस्ट की समिट पर छोड़ के आऊंगा। और वो फोटोग्राफ ना इनकी डेड बॉडी के पास मिला 75 ईयर्स के बाद, ना वो फोटोग्राफ चोटी पर मिला। तो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दिस इज ए डिबेटेबल थिंग वेदर बोथ ऑफ देम कुड रीच टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट और नॉट। 2024 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम को पिघलते ग्लेशियर से निकलता एक पुराना चमड़े का जूता मिला, जिसमें मैलोरी के साथी माउंटेनर एस इरविन लिखा हुआ था। आप देखिए, आफ्टर 75 ईयर्स, आफ्टर 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, क्या क्या चीजें मिल रहा है। एंड द डेड बॉडीज, मेनी ऑफ द डेड बॉडीज आर स्टिल देयर ऑन द माउंटेन। एक कुली जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीत लिया, 1953 की पहली सफल चढ़ाई को इतना ऐतिहासिक और खास क्या बनाता है? देखिए, 1939 टू 1945 तक, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है 39 में, चलती है 1945 तक। तो इस दौरान एवरेस्ट की चढ़ाई में विराम आ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी अभियान रुक गए। ऑल द एक्सपीडिशन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वेर स्टॉप। 1947 में कनाडाई इंजीनियर ऑल डेंगमैन केवल 2 शेर्पाओं के साथ, जिनमें से एक तेंजिंग नॉर्गे भी थे, अवैध रूप से तिब्बत में घुसे, अनऑफिशियली, इलीगली, और 22,000 फीट पर भयंकर तूफान के कारण प्रयास विफल रहा। दे फेल्ड। 1952 में स्विट्जरलैंड ने गंभीर प्रयास किया। तेंजिंग नॉर्गे 1952 के शीर्ष अभियान में किसी भी मनुष्य द्वारा चढ़ी गई सबसे ऊंचाई 8,595 मीटर तक पहुंच गए थे। एक साल बाद एडमंड हिलरी के साथ विश्व इतिहास रचने के लिए नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे यानी कि शेरपा तेंजिंग के लिए मंच तैयार हो चुका था। द स्टेज वॉज रेडी फ्रॉम 1935 टू अचीव द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय द प्राइड ऑफ नेपाल, तेंजिंग नॉर्गे। माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की स्वर्णिम युग शुरू होता है 1953 में। 29 मई 1953 को जॉन हॉन्ट के नेतृत्व वाले नॉर्वे ब्रिटिश अभियान में 29 मई 1953 को सुबह 11:30 बजे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाली तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। यह पहली बार था जब मनुष्य ने माउंट एवरेस्ट की चोटी से छुई। द फर्स्ट एवर लैंडिंग ऑफ मैन ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। उस दिन 2 घटनाएं इतिहास रचा। 2 घटनाएं। क्यों? सुबह जो है क्वीन एलिजाबेथ II के कोरोनेशन हुआ, उसकी खबर आई। शी became the queen of Britain and all other Commonwealth countries. And एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे रातों रात वैश्विक नायक बन गए। They became the world heroes. 8,500 मीटर, नो ऑक्सीजन, नो हेल्प, फिर भी लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं। क्यों? क्या एवरेस्ट आज भी रहस्य और चुनौती है, या अब सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने का जरिया रह गया है? देखिए विकास जी, 1978 में माउंट एवरेस्ट की बात जब करते आए हैं तो एक एक घटना की बात करते हैं। 1978 में ऑक्सीजन के बिना, माने कि असंभव को संभव करने वाली एक घटना हुई। ऑस्ट्रिया के पीटर हैबलर और इटली के रेनहोल्ड मेसनर ने 1978 में बोतलबंद ऑक्सीजन के बिना पहली चढ़ाई की। उस समय कई वैज्ञानिकों ने इसे असंभव माना। मेडिकल साइंस ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन।
मैसनर ने 1980 में अकेले फिर से बिना ऑक्सीजन के ये कारनामा दोहराया। पीटर हैबलर ने 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के K2, नंगा पर्वत, कांचनजंगा और गोसरबम की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। दिस शोज दैट द माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दोज पीपल हु हैव द करेज। पहली महिला बिना ऑक्सीजन और भारत का गर्व, ये सफलता और एवरेस्ट की चढ़ाई समाज की सोच को कैसे बदला? देखिए विकास जी, अगर फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इसके ऊपर बात करें तो पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल 1984 23 मई को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इतिहास रचा। बचेंद्री पाल की जीवन की ऊपर बात करना भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगा। उनकी जन्म होता है 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौकुरी गांव में। वे एक साधारण भोटिया परिवार से थी। उनके पिता किशन सिंह पाल तिब्बत तक सामान पहुंचाने का काम करते थे और परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन मेहनती परिवार था। दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलारी द्वारा 1953 को माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई का वर्षगांठ से केवल 5 दिन पहले हुआ था। अब देखिए द कनेक्शन। शी वॉज बोर्न just 5 days before the anniversary of the great achievement that Edmund Hillary and Tenzing Norgay achieved by standing on Mount Everest। मानो ऐसे लगता है कि उनका भाग्य पहले से तय था। बचेंद्री पाल ने डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून से बीएड और एमए की पढ़ाई पूरी की। वे अपने गांव की पहली ग्रेजुएट लड़की थी, जो उस समय के सामाजिक माहौल में एक बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए, जब बचेंद्री पाल माउंटेनियरिंग को यानी कि पर्वतारोहण को करियर बनाने का फैसला किया तो परिवार और समाज ने विरोध किया। उस समय महिलाओं के लिए यह रास्ता असामान्य था और बचेंद्री पाल ने हार नहीं मानी। 22 मई 1984 को आंग दोरजी यानी कि शेरपा सरदार के टीम ने एवरेस्ट की चढ़ाई की यात्रा शुरू की। इस टीम में बचेंद्री पाल एकमात्र महिला थी, ओनली वुमेन इन दैट टीम। वे साउथ कोल तक पहुंचे और 26,000 फीट यानी कि 4,924 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 में रात बिताई। 23 मई 1984 की सुबह 6:20 उन्होंने आगे चढ़ाई जारी रखी। जहां उन्हें जमी हुई बर्फ की खड़ी दीवारों पर चढ़ना पड़ा। उस समय लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी और तापमान -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक गिर चुका था। 23 मई 1984 को दोपहर को 1:07 पर टीम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और बचेंद्री पाल ने इतिहास रच दिया। पहाड़ यह नहीं पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं, वे सिर्फ यह देखते हैं कि आप चढ़ने का साहस रखते हैं या नहीं। 60 लाख दो और एवरेस्ट चढ़ जाओ। एवरेस्ट की चढ़ाई से पैसा कमाना, क्या ये सोच एवरेस्ट की असली भावना को बदल दिया? 1990 के दशक में एवरेस्ट की चढ़ाई का व्यवसायीकरण यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है और जैसे ही कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है तो आपदाएं, इंसिडेंट्स, वेरी सैड इंसिडेंट्स होने लगते हैं। 90 के दशक में एवरेस्ट पैसे देने वाले ग्राहकों के लिए खुल गया। पेशेवर गाइडिंग कंपनियां लगभग $65,000 यानी कि भारतीय रुपए में देखें तो 60 लाख रुपए में किसी को भी शिखर तक ले जाने का वादा करने लगे। 1996 में एवरेस्ट इतिहास का सबसे काला दिन रहा। 1996 was the darkest year for Everest climbing। ये एवरेस्ट के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध त्रासदी, जिसे जॉन क्राकाउही किताब इनटू थिन एयर और 2015 की फिल्म एवरेस्ट ने अमर कर दिया। 10 और 11 मई 1996 को एक अनएक्सपेक्टेड तूफान आती है और उसमें माउंटेनियर्स जो है वो खुले में फंस जाते हैं। भीड़ भाड़, तजुर्बा की कमी, रिटर्न जर्नी के लिए गलत टाइम को चुनना और दबाव में लिए गलत निर्णय का परिणाम था। इस दुखद आपदा में 8 पर्वतारोही मारे गए। दोपहर 2 बजे तक तय वापसी समय बीत चुका था, फिर भी कुछ पर्वतारोही पहाड़ पर ऊंचे थे। उनमें सिएटल का डॉग हैंसन और उनके गाइड रॉब हॉल थे। हॉल जानते थे कि वे खतरनाक रूप से देर हो चुके हैं, लेकिन वे अपने ग्राहक के साथ रहे। जब शिखर पर पहुंचे तब शाम के लगभग 4 बज चुके थे।
घंटों देरी से। स्कॉट फिशर भी पीछे थे। उनके शेरपा ने उन्हें शारीरिक रूप से खींचकर चढ़ाया, जो संकेत था कि फिशर पहले ही थकान से जूझ रहे थे। जैसे ही पर्वतारोही नीचे उतरने लगे, एवरेस्ट पर अचानक तूफान फट पड़ा। बर्फ ने रास्ता ढक लिया, विजिबिलिटी 0 हो गया। रवहाल की अंतिम रेडियो कॉल। एवरेस्ट के इतिहास का शायद सबसे दिल दहलाने वाला क्षण यही था। दक्षिण शिखर के पास तूफान में फंसे रॉब हॉल ने बेस कैंप से संपर्क किया। तब उन्हें बचाना असंभव था। उन्हें सैटेलाइट फोन के जरिए न्यूजीलैंड में उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, गर्भवती पत्नी से जोड़ा गया। उनके अंतिम शब्द थे गुड बाय। वे वहीं बैठे बैठे मर गए। उनका शव आज भी एवरेस्ट पहाड़ पर है। इस हादसे में 8 पर्वत आरोहियों की मृत्यु हुई थी। वो कौन कौन थे? न्यूजीलैंड का एंड्रयूस हारिस, रॉब हॉल और अमेरिका का डॉग हांसन। इनका मृत्यु साउथ समिट के पास 8,749 ऊंचाई पर हुआ। जापान की बड़ी साहसी महिला थी यासिको नाम्बा। इनकी मृत्यु साउथ कॉल में 7,900 मीटर के दूर पर हुई थी। अमेरिका का स्कॉट फिशर का थकान और ठंड से साउथ ईस्ट रिज में 8,300 मीटर पर हुई। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सूबेदार तेत्स्वांग मामला, लांस नाइक डोरजे मोरूप और हेड कांस्टेबल सोयांग पालजोर का डेथ नॉर्थ ईस्ट रिज में 8,600 मीटर दूरी पे हुआ, ऊंचाई पर हुई। 2006 में और एक दुखद घटना घटी। ब्रिटिश माउंटेनर डेविड शार्प, वो किसी को बिना बताए और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बिना एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की थी। उनका हाइपोथेमिया और सेरेब्रल एडिमा से एवरेस्ट चोटी के पास मौत हो गई। बहुत सारे चढ़ाई करने वाले उनके पास से गुजर रहे थे जब वो गुफा में मर रहे थे। उन्हें उनके हालत पर छोड़ दिया गया था। इसे लेकर चढ़ाई के दौरान नैतिकता यानी कि इथिक्स को लेकर काफी बहस छिड़ गया था पूरी दुनिया में। जब किसी एक ने मदद के लिए बेस कैंप से संपर्क किया तो उसे कहा गया था, दोस्त तुम कुछ ही नहीं कर सकते। वह बिना ऑक्सीजन के कई घंटों से वहां है, वो वास्तव में मर चुका है। समस्या यह है कि 8,500 मीटर की ऊंचाई पर खुद को जिंदा रखना ही बेहद कठिन होता है, किसी और की जिंदा रखना तो और भी मुश्किल है। मेरे अंतिम प्रश्न, आपके अनुसार नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन को किस तरह रेगुलेट करे? परमिट फीस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इन्वायरमेंटल रूल्स के जरिए, ताकि एक तरफ क्लाइंबर्स की जान सुरक्षित रहे, दूसरी तरफ नेपाल की इनकम भी बढ़े और ये माउंट एवरेस्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और नेपाल का गर्व और गौरव बना रहे। देखिए विकास जी, जो आपका प्रश्न रहा कि एवरेस्ट को लेके और एवरेस्ट को इस्तेमाल करते हुए नेपाल अपने देश की प्रगति में कैसे योगदान ले सकती है, तो मैं आपको तो कुछ पॉइंट्स में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नेपाल सरकार एवरेस्ट को यूज कर सकती है। पहले तो परमिट फी में सुधार, आय बढ़ाने का, नेशनल इनकम बढ़ाने का सबसे सीधा रास्ता। अभी नेपाल सरकार एवरेस्ट चढ़ाई के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 11,000 यूएस डॉलर परमिट फी लेती है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी के लिए बेहद कम है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जो पर्सनल फीस है, परमिट फीस 11,000 यूएस डॉलर बहुत कम है। होना क्या चाहिए? नॉर्मल इसको 11,000 से बढ़ाकर 30,000 यूएस डॉलर से लेके 35,000 यूएस डॉलर तक किया जाए। जो सोलो क्लाइंबर्स होते हैं, अकेले चढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए परमिट फीस कम से कम 50,000 यूएस डॉलर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें रेस्क्यू का सबसे बड़ा खतरा होता है। और जो सर्टिफाइड गाइड लेके जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट हो, ताकि सेफ्टी को प्रोत्साहन दिया जा सके। नेपाली और सार्क नागरिकों के लिए अलग जो फीस है, परमिट फीस है, उनके लिए थोड़ा कम हो, क्योंकि ये उनकी विरासत, तब भी तो इनकम बढ़ेगी ना। जो पीक सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन मई के, उसमें फीस ज्यादा चार्ज किया जाए, ऑटम सीजन में थोड़ी सी कम, ताकि जो भीड़ है वो बंटे। इससे नेपाल की सालाना आय मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है, 5 से 6 मिलियन यूएस डॉलर से लेके
40 से 50 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है। जो मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, जान बचाने के लिए जो जरूरी है वो सब करना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होना चाहिए। एवरेस्ट चढ़ाई के लिए जो आते हैं उससे पहले उनकी 7,000 मीटर की ऊंचाई की चोटी पर सफल चढ़ाई का एक्सपीरियंस हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे हार्ट, लंग्स और अल्टीट्यूड एक्लीमेटाइजेशन जैसे हैं, ये सारे टेस्ट की सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। जो डेली का लिमिट है क्लाइंबर्स को परमिट देने का, वो कम से कम 50 लोग ही हो। 50 लोग से ज्यादा को किसी एक दिन में परमिट ना किया जाए, ताकि क्राउड इकट्ठा ना हो और कोई आपदाएं ना हो। वेदर प्रोटोकॉल जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए नेपाल सरकार को। जैसे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, उनके साथ मिलकर रियल टाइम फोरकास्ट सिस्टम को बनाया जाए, so that the things can be made suitable for the climbers to climb, also indirectly helping for the national income of the country of Nepal. एक सबमिट विंडो आधिकारिक रूप से घोषित हो गवर्नमेंट के द्वारा, जाकि उसके बाहर अगर कोई जाते हैं तो परमिशन बंद हो जाए ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा। दोपहर के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद चढ़ाई करने पे पाबंदी लगा दिया जाए, ताकि क्या हो कि आगे की आपदाएं कम किया जा सके। जो लोकल पोर्टर्स होते हैं, लोकल गाइड्स होते हैं, उनका वेलफेयर का नेपाल सरकार को खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहा है। सबसे ये जरूरी है कि ये अनदेखा मुद्दा को अनदेखा ना किया जाए। एवरेस्ट की चमक के पीछे जो लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जैसे शेरपा हो गए, पोर्टर हो गए, लोकल गाइड्स हो गए, उनके लिए बीमा होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, और उनके लिए एक कंपलसरी बीमा के द्वारा जो प्रीमियम है वो सरकार के द्वारा दिया जाए और एक्सपेडिशन कंपनीज के द्वारा भुगतान किया जाए। चढ़ाई के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, पोर्टर की हो, लोकल गाइड की हो, तो उनके लिए, या शेरपास की हो, तो कम से कम 50,000 यूएस डॉलर का मुआवजा कंपनसेशन होना चाहिए। अगर एक्सीडेंटली डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए भी अलग से कंपनसेशन की प्रावधान होनी चाहिए। और ये जो पोर्टर से, लोकल गाइड से और शेरपास से, उनके लिए जो कंपनी एक्सपीडिशन कराती है और गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की साझेदारी में मिनिमम वेज का कानून हो, मिनिमम वेजेस लॉ, ताकि क्या हो कि उन्हें कम से कम इतना तनख्वाह तो मिले। डेथ जोन, जो कि 8,000 मीटर से ऊपर को डेथ जोन कहा जाता है, वहां पर काम करने वालों के लिए अलग से हजार्ड पे मिले। हजार्ड पे मतलब जोखिम वाला वेतन, कुछ ऐसे मिले। नेपाल लेबर लॉ के तहत सभी प्रकार अधिकार उनके लिए सुनिश्चित हो। उनके लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। सरकारी माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर नेपाल की गवर्नमेंट स्थापित कर सकता है, ताकि विदेश के लोग भी आके यहाँ पे एक्सपीरियंस शेरपास से, एक्सपीरियंस पोर्टर से ट्रेनिंग ले सके, ताकि देश में इनकम आए ट्रेनिंग फीस के रूप में। हर गाइड को गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना अनिवार्य होना चाहिए, इसके उनकी आय और सम्मान भी दोनों बढ़ेंगे। इफ ए गाइड इज सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट, then his honor and income both increases. फर्स्ट एड, रेस्क्यू ऑपरेशन, हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन की ट्रेनिंग दी जाए। जो गुथी की तरह कम्युनिटी फंड बनाया जाए। गुथी परमिट फीस का 40% सीधे शेरपा वेलफेयर फंड में जाए। इस फंड से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ओल्ड एज पेंशन जैसे प्रावधान किया जाए। और सोलुखुम्बु जैसे स्थानीय क्षेत्रों में, लोकल एरियाज में हॉस्पिटल, स्कूल और रोड्स बनाए जाए। एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए पहाड़ों को बचाना भी जरूरी है, तो गार्बेज डिपॉजिट ली जाए। जो क्लाइंबर जाते हैं, हर क्लाइंबर से नेपाल गवर्नमेंट 2,000 यूएस डॉलर जमा कर सकता है, और रिटर्न में जब वो गार्बेज लेके आएंगे, कूड़ा लेके आएंगे, उनको ये रिटर्न कर दिया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर डिपॉजिट कर दिया जाए, हर सिलेंडर पर 200 यूएस डॉलर लिया जा सकता है, और खाली सिलेंडर जब लेके वो आएंगे उनको रिफंड कर दिया जाए। डेड बॉडी रिट्रीवल फंड एक बनाया दिया जाए, ताकि जो पहाड़ की ऊंचाई में 8,000, 7,000, 6,000 फीट में जिनकी डेथ हो जाती है, डेड बॉडी पे 100 साल तक वहां पे पड़ा रहता है, उनके सम्मान से उनकी डेड बॉडी को वापस किया जाए और उनके अंतिम संस्कार किया जाए। इसके लिए डेड बॉडी रिलीफ फंड बना सकता है एक सरकार। ग्लेशियर मॉनिटरिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, रूट बदल रहा है के लिए, इसके लिए साइंटिस्ट को लगाया जाए, ताकि
उसकी मॉनिटरिंग हो सके। और भी बहुत सारे नेपाल गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्सेस है। हेलीकॉप्टर टूरिज्म बनाया जाए, बेस कैंप तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर टूरिज्म से गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी, उसके लिए प्रीमियम प्राइसिंग रखा जाए। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म राइट्स बनाने वालों के लिए अलग से लाइसेंस फीस रखा जाए, दैट विल एड टू द नेशनल इनकम ऑफ नेपाल। एवरेस्ट म्यूजियम बनाया जाए काठमांडू में, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया जाए, ताकि दुनिया के लोग टूरिज्म के माध्यम से आके भी इसका आनंद ले, इसके ज्ञान ले और नेपाल के नेशनल इनकम में योगदान हो। कार्बन क्रेडिट्स ग्लेशियर संरक्षण के बदले इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट्स से बेचे नेपाल, नेपाल के पास है। नासा, इसरो जैसे संस्थाओं को जो रिसर्च में लगे हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उनको परमिट दिया जाए रिसर्च के लिए माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट को स्पेशल इनकम आ सके। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि एवरेस्ट नेपाल की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसकी अगर प्रॉपर इस्तेमाल नेपाल गवर्नमेंट, खास करके अभी का जो नॉलेजेबल गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है श्री बालेंद्र शाह जी, वो एजुकेटेड पर्सन है, अगर इसको लेके वो प्रॉपर प्लानिंग करे, अपने टीम बनाए जाए एवरेस्ट को नेशनल इनकम में जोड़ने के लिए, तो ही कैन डू वंडर्स। ही इज एजुकेटेड पर्सन एंड आल्सो ए फ्यूचरिस्टिक प्राइम मिनिस्टर, ही कैन डू वंडर्स टू द नेशन। नेपाल की तस्वीर इतने में ही यहाँ नहीं रह जाएगा, पूरे विश्व में नेपाल एक समृद्ध राष्ट्र होके उभर के आ सकता है।